बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग पॉलिसी, कल हमने इस पे डिटेल डिस्कशन की थी। आज देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग को प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन के लिए जब फॉर्मुलेट किया जाता है, यानी पॉलिसी बनाई जाएगी प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन के लिए, तो फिर उसमें क्या कुछ हो सकता है। 4 डिफरेंट लेवल पॉलिसी में डिसाइड किए जाते हैं। मतलब वैसे तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करेंगी चीज़ें, लेकिन जो फंडामेंटल है किसी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए, जब भी आप कुछ डॉक्यूमेंट करेंगे, कोई पॉलिसी किसी भी टॉपिक के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, तो उसके कुछ फंडामेंटल्स होंगे। तो कंपनी टू कंपनी उसकी कंडीशन, जो टर्म्स हैं वो वेरी कर सकती हैं, लेकिन जो फंडामेंटल होंगे वो बेसिक होंगे, और उन्हीं फंडामेंटल की बेस पे आप कुछ उनकी नीचे क्लॉजेस अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ें सूट करती हैं तो ये होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी के ड्रेस कोड में लिखा हुआ है कि आपने पेंट कोट पहनना है, टाई पहननी है और शूज़ पहनने हैं लेसेस वाले, ये ड्रेस कोड होगा। अब ये ड्रेस कोड पॉलिसी के अंदर मेंशन है, तो वही पॉलिसी जब हम उसको उठा के तो यहाँ पे किसी कंपनी में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हम उसके साथ एक और ऑप्शन नीचे लिख देंगे कि अगर कोई शलवार सूट पहनना चाहता है तो वो उसके साथ वेस्ट कोट पहनेगा और सैंडल नहीं पहनेगा, बंद जूती पहनेगा, या इस तरह की जो भी कंपनी समझती है कि ये ऑप्शन देने चाहिए। हर बंदा पेंट कोट नहीं पहन सकता, या हर बंदा रोज़ पेंट कोट नहीं पहन सकता, तो अगर उसने कुछ ड्रेस चेंज करना है तो उसको सेकंड ऑप्शन ये दे दी जाए। लेकिन ये जो सेकंड ऑप्शन है ये उस मल्टीनेशनल की पॉलिसी में नहीं थी। तो इस तरह से जब भी कोई पॉलिसी तरतीब दी जाएगी, उसमें कुछ फंडामेंटल चीज़ें होती हैं, वही फंडामेंटल चीज़ें उठा के फिर जिसने भी आगे कुछ भी पॉलिसी बनानी है तो वो कहीं से कुछ इमेजिनेशन लेता है कि अच्छा इनके कल्चर में ये चीज़ें चल रही हैं तो इसको उठाओ और कॉपी पेस्ट कर लो। लेकिन कॉपी पेस्ट करने के दौरान उनको कुछ उसमें चेंजेस करनी पड़ जाती हैं। सॉरी। तो जो फंडामेंटल चीज़ें हैं उसको हम देख लेते हैं कि जब भी रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग पॉलिसी प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन में नाफिज की जाएगी, उनके लिए बनाई जाएगी, तो उसमें जो 4 फंडामेंटल चीज़ें होंगी सॉरी, उनमें बेसिक कंप्लाइंस होगा। नंबर 1 बेसिक कंप्लाइंस के ऊपर कुछ होगा, नंबर 2 कंप्लाइंस प्लस होगा, नंबर 3 सप्लायर सस्टेनेबिलिटी होगी, नंबर 4 एनवायरमेंटल इकोसिस्टम के ऊपर कुछ हो सकता है। यानी ये 4 पिलर हैं किसी भी रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग पॉलिसी के लिए। अब बेसिक कंप्लाइंस क्या होगा? बेसिक कंप्लाइंस वो रेगुलेटरी सिस्टम्स होते हैं जो किसी भी कंपनी में मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए चल रहे होते हैं कि जी कम से कम ये लेवल तो हमें हर हाल में अचीव करना है, इससे नीचे अगर गए तो ये फिर बैड रिप्यूट आएगी कंपनी की, या ये नेगेटिव साइड पे जाएगा। तो वो जो मिनिमम लेवल्स होते हैं उसको हम बेसिक कंप्लाइंस कहते हैं कि जी जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनके ऊपर जी सॉरी कि जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनके ऊपर ये बेसिक कंप्लाइंस जो है ये इम्प्लीमेंट होते हैं। जैसे अगर हम सप्लायर की बात करें तो मैं एक फूड इंडस्ट्री में था, तो वहाँ पर नंबर 1 तो जितने वेंडर और सप्लायर विज़िट करते थे उनके लिए रिस्ट्रिक्शन थी कि वो कोई ओपन चप्पल पहन के नहीं आ सकते, बंद शूज़ पहनेंगे तभी वो कंपनी में एंटर हो सकते हैं। और जैसे एक और एग्जांपल हो सकती कि जिस जगह भी फूड सेफ्टी के सर्टिफिकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक जो ट्रक एंटर होते हैं, जो आपकी सप्लाईज आ रही हैं, गुड्स लेके आ रहा है फैक्ट्री के अंदर, जब वो एंटर होगा तो वो ट्रक नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जम फ्री को तो आप फौरी टेस्ट नहीं कर सकते कि ये जम फ्री है, लेकिन अपेरेंटली आप उसको ये देख सकते हैं कि क्या ये डर्ट फ्री है, क्या इसमें कोई मड डर्ट इस तरह से गंदगी तो नहीं लगी हुई टायरों के ऊपर, बॉडी के ऊपर। तो इस तरह फूड इंडस्ट्री में जो भी गाड़ी एंटर हो रही होती है उसको इस तरह से चेक किया जाता है। अगर वो गंदी गाड़ी है तो उसको वहीं से वापस कर दिया जाता है। बेशक आपको उस सप्लाई जो उसके अंदर है उसको रिजेक्ट करना पड़े कि नहीं हम नहीं लेंगे,
वेंडर को इन्फॉर्म करती है कंपनी के भी आपने गंदी गाड़ी भिजवाई है तो हम ये सप्लाई नहीं एक्सेप्ट कर सकते, तो आपकी गाड़ी वापस जा रही है। लेकिन ये उस वक्त होता है जब पहले से एक कोड ऑफ कंडक्ट उनको बता दिया जाता है, जो मिनिमम कंप्लाइंस होती है कि हमने ये चीज़ें कंप्लाइंस करनी है, अगर आपने इनको ओबे नहीं किया तो हम आपसे सप्लाई नहीं लेंगे। तो ऐसे जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे वेंडर्स को बता दिया गया था, वहाँ पे वेंडर को जानते थे कि भाई चप्पल पहन के नहीं आनी, तो वो फिर उसको बे करते थे। वो जब भी हमारी कंपनी में आते थे तो वो शूज़ पहन के आते थे, खा उसके ऊपर उसने शलवार कमीज़ पहनी हो या जो भी पहना है, लेकिन शूज़ ज़रूर होते थे पाँव में। ऐसे जो गाड़ियाँ फूड इंडस्ट्री में एंटर होती हैं तो वो जब वेंडर को पता हो कि मेरी सप्लाई रिजेक्ट हो सकती है सिर्फ इस वजह से कि गाड़ी पुरानी है या उसमें से डीजल नीचे गिर रहा है या कुछ और उसमें ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरी सप्लाई रिजेक्ट होगी, तो वो केयरफुली गाड़ी को सिलेक्ट करे। जब भी सप्लाई भिजवाएगा वो ट्रांसपोर्टर से कहेगा कि भाई ऐसी साफ़ सुथरी गाड़ी हो और इस तरह से हो, मतलब वो सारी कंडीशन उसको बताएगा, फिर वो गाड़ी को खुद भी इंस्पेक्ट करेगा और वो गाड़ी फिर वहाँ पे आएगी। ऐसे जो मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे डिप बने होते हैं कि जब भी गाड़ी आएगी खा वो नीट एंड क्लीन ही आ रही है तो वो उस डिप में से उसके टायर जब गुजरते हैं तो उनमें जो भी जर्म्स और डर्ट होती है वो वॉश हो जाती है। तो ये वो मिनिमम कंप्लाइंस है जिनके ऊपर जो रिटर्न होते हैं पॉलिसी में मेंशन होते हैं, जिनको सप्लायर को ओबे करना पड़ता है। ऐसे ही इंस्पेक्शन है सप्लायर की कि आप वो जो ऑडिट कर सकते हैं, उनका कुछ एमरजेंसी ऑडिट भी कर सकते हैं, कुछ बगैर बताए ऑडिट भी कर सकते हैं, रूटीन और शेड्यूल ऑडिट भी कर सकते हैं कि भाई आप दिखाएं आपकी प्रोडक्शन कहाँ कैसे हो रही है, हमने उसको विज़िट करना है, वहाँ पे कुछ हैज़र्डस तो नहीं है, या जो चीज़ें उसके रिलेटेड होती हैं, जैसे अगर फूड इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल प्रोसेस हो रहे हैं तो वहाँ के फूड सेफ्टी के जो हैज़र्डस हैं उनको कंट्रोल किया जा रहा है, या कुछ और आइटम कुछ और हो रहा है जैसे कोई हैवी इंडस्ट्री है तो क्या वहाँ पे सेफ्टी जो एम्प्लॉइज़ की है उसका ख्याल रखा जा रहा है। तो इस तरह से जितने भी रिटर्न प्रोसीजर होते हैं उनमें जो मिनिमम कंप्लाइंस का लेवल होता है उसको वेंडर भी ओबे करते हैं, सप्लायर भी करते हैं, और जो कंपनीज होती हैं वो उनको इन्फॉर्म करती हैं, उनको बताती हैं, गाइड करती हैं कि ये आपने चीज़ें करेंगे तो हम आपसे सप्लाई देंगे। अच्छा, अब ये सब चीज़ें जब मेंशन होंगी पॉलिसी में, जो रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग की पॉलिसी है कि जी वेंडर को इस तरह से ट्रीट करना है, उससे ये चीज़ें आपने करवानी है, सिर्फ सप्लाई नहीं लेनी बल्कि इन चीज़ों के ऊपर उनको फॉलो करते हुए जब सप्लाई आएगी तो उसको आप एक्सेप्ट करेंगे। तो जब ये मिनिमम कंप्लाइंस वहाँ पे अवेलेबल होता है और वेंडर उसको फॉलो करते हैं तो नेक्स्ट स्टेज चलती है कंप्लाइंस प्लस की, कि जो मिनिमम कंप्लाइंस है उसमें और ज़्यादा क्या हो सकता है। जैसे और ज़्यादा क्या हो सकता है कि जैसे मिनिमम वेज एक डिसाइडेड है, गवर्नमेंट की तरफ से वेज डिसाइडेड है कि जी इसको 3,000 रुपया लेबर को पर मंथ 30,000 पर मंथ मिलना चाहिए। अब कंपनी जो कहती है, जो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, रिस्पॉन्सिबल पॉलिसी में वो मेंशन करेगी कि किसी भी वर्कर का मिनिमम वेज रेट 50,000 होगा, यानी वो जो मिनिमम लेवल था, मिनिमम कंप्लायंस था, मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट थी गवर्नमेंट की तरफ से, उसने उसको बे नहीं किया, ना उसको फॉलो किया कि जी हम 30,000 देंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है बस, बल्कि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हुए अपनी उस वर्कर को उस स्लैब से थोड़ा ज़्यादा दे दिया कि भी आपको 30,000 नहीं, सब जितने वर्कर उसमें आते हैं लोग वर्किंग में उनको 50,000 दिया जाएगा, डिस्पाइट कि उनको 30,000 दिया जाए। अब ये जो है ये कंप्लाइंस तो हो रहा है, लेकिन ये कंप्लाइंस प्लस है कि जो आपकी लीगल रिक्वायरमेंट थी आप थोड़ा उससे ज़्यादा आगे जाके उसको ओबे कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं कि आपके ज़िम्मे इतना टैक्स था तो टैक्स तो आपने दिया, लेकिन साथ आपने कुछ प्लस भी उसको कर दिया, जैसे कि वेजेस की एग्जांपल में बताया। तो ये आपकी कंप्लाइंस प्लस है। अब इसमें भी आप वेंडर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वेंडर ये चीज़ें या सप्लायर इन चीज़ों के ऊपर अमल करते हुए आपके सप्लाईज़ को प्रोसेस करे, उसमें कुछ भी आप प्लस कर सकते हैं। जो आपका मिनिमम कंप्लाइंस है
उसमें कुछ चीज़ों को इन्हांस कर दें कि जैसे गाड़ी की एग्जांपल दी कि अगर फूड सेफ्टी में गाड़ी आ रही है तो जहाँ पे वो नीट एंड क्लीन गाड़ी आ रही है वहाँ पे आपको उसको ये भी कर सकते हैं कि भी ये जो जर्म्स फ्री हो, इसमें कोई बैक्टीरिया ना हो। चूँकि फूड रॉ मटेरियल आ रहे हैं तो आप जब भी गाड़ी आए हम उसका स्वैब टेस्ट करेंगे, वो बैक्टीरिया फ्री हो। आपको डिसइंफेक्ट करनी चाहिए गाड़ी जब भी आप लोड करें रॉ मटेरियल इसमें, तो उससे पहले इसको डिसइंफेक्ट करें। तो इस तरह की अब ये कंप्लाइंस प्लस है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी उससे थोड़ा सा आपने एक्सपेक्टेशन आपने बढ़ा दी और वेंडर को, सप्लायर को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई इस तरह से आपने करना है। नंबर 3 है सप्लायर सस्टेनेबिलिटी। सप्लायर के साथ आपने लॉन्ग टर्म चलना है, सस्टेन करना है ना, यानी कि आपने जारी रखना है, आपने छोड़ना नहीं है। तो जब आपने सप्लायर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कायम रहना है, उससे अपनी सप्लाईज लेनी है, तो फिर आप उससे कुछ और चीज़ें भी एक्सपेक्ट करते हैं, सिर्फ गाड़ी और इस तरह की छोटी चीज़ों पे नहीं। फिर आप देखते हैं कि वो सब चीज़ें जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट हो रही हैं वो सब चीज़ें सप्लायर भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करें। जैसे वर्कर के वेज रेट को बढ़ाए, उनकी फैसिलिटीज़, उनके रेस्ट करने का, उनके काम करने के टाइम को मैनेज करे और कंट्रोल करे और विद इन टाइम ही उनसे काम लिया जाए। तो ये सस्टेनेबिलिटी है कि आप जो पॉलिसीज़ आपकी हैं वो पॉलिसीज़ वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो और वहाँ पे वो सारे प्रोसेस आगे चलते हैं जिससे वो बेनिफिट जो आपकी कंपनी ले रही है आपका सप्लायर भी ले, फिर सप्लायर के सप्लायर से आगे वो चीज़ें चलती हैं। तो ये सस्टेनेबिलिटी है। और नंबर 4 है एनवायरमेंटल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होता है जहाँ पे जो चरिंद परिंद है, जो जानवर हैं, इंसान है, पौधे दरख्त हैं, हर वो चीज़ जो लिविंग है वो उसको जीने का हक मिले, यानी वो सब लोग जिए। ये नहीं कि आप एक चीज़ का गला दबा के उसको मार दें और ख़ुद आप ज़िंदा रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडस्ट्री है और वो हैज़र्डस केमिकल की वेस्ट जो है वो आगे गुजार देती है, जो ड्रेन होती है। अब वो ड्रेन किसी आगे किसी रिवर में, किसी नाले में गुजरती है या ज़मीन उसको सक करती है हैज़र्डस को, तो अब एनवायरनमेंट भी डैमेज हो रही है, पानी भी डैमेज हो रहा है। स्पेशली जब पानी डैमेज होगा तो उसमें जो लिविंग चीज़ें होंगी, कोई फ़िश है, कुछ और पानी के जानवर हैं, तो अब वो डेड हो सकते हैं। या वो पानी जिस फसल को, दरख्तों को, पौधों को आगे जाके मिल रहा है तो वो उनको भी डेड करेगा। तो इसका मतलब कि ये इकोसिस्टम को बर्बाद कर रही हैं कंपनीज जो हैं, वो उसको ख़त्म कर रही हैं इकोसिस्टम को, कि हम इंसान तो ज़िंदा रहें लेकिन अगर पौधे मरते हैं तो मर जाएं, अगर चरिंद परिंद मरते हैं तो मर जाएं, अगर पानी में रहने वाले जानवर मरते हैं पानी के डेंजरस होने से तो ठीक है मर जाएं, लेकिन हम जिंदा हैं। तो इसका मतलब कि ये रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग में नहीं आता। हमने अपनी पूरी जो ओजोन है, जो एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, उसमें सबको ज़िंदा रहने का हक देना है। तो ये उसी वक्त होगा जब आप सप्लायर के रिस्क असेसमेंट करते हैं और कंटिन्यूसली करते हैं, देखते हैं कि उसकी एनवायरनमेंट पॉलिसी क्या है, उसके वेस्टेज की जो वेस्ट डिस्पोज ऑफ हो रही है उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या पॉलिसी है। तो मतलब सिर्फ आप सप्लाई नहीं ले रहे होते सप्लायर से, वेंडर से, आप उसके पूरे सिस्टम को के मतलब रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हैं कि किस किस जगह पे इसके रिस्क इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनको हमने किस तरह से इम्प्रूव करना है ताकि टोटल जो पूरा इकोसिस्टम है उसको इक्वल राइट मिले। पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो बेसिक कंसेप्ट है रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग पॉलिसी का वो ये है कि हर एक को एक फेयर और इक्वल राइट मिले। कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज़्यादा नहीं है, किसी को थोड़ी सैलरी एक ही डेजिग्नेशन के बंदे को और किसी को ज़्यादा, ये जो है ये नहीं होना चाहिए। तो सबको इक्वल राइट है सबके लिए और सबको इक्वली मिलना चाहिए और सबके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। और ये सारा कंसेप्ट जो है एडवांस कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेसी थी वहाँ से स्टार्ट हुआ था और उनका मकसद था कि हम सब के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। जब इक्वल अपॉर्चुनिटी
और उसमें उस वक्त ये World War II के बाद 1940-50 राउंड अबाउट का टाइम था। तो कोई 100 कंट्रीज़ उसमें जो रिच कंट्री थे वो उसके मेंबर थे, फिर आस्ता आस्ता उसमें बाकी दुनिया के कंट्रीज़ भी शामिल होते गए। तो इस तरह से ये लेकिन ये जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनके लिए किया गया था कि मल्टीनेशनल कंपनी चूँकि पूरी दुनिया में काम कर रही होती हैं, पूरी दुनिया से अपने सप्लायर से चीज़ें भी ले रही होती हैं। जैसे कि पाकिस्तान में बहुत सारी सर्टिफिकेशन सिर्फ इसलिए लोगों को करवानी पड़ती हैं कि वो अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं एडवांस कंट्री को, रिच कंट्री को, और वो रिच कंट्री उनको बताते हैं कि भाई ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करोगे तो हम आपसे ये चीज़ इंपोर्ट करेंगे। तो अगर आप इस सर्टिफिकेशन पे नहीं जाते तो हम आपसे नहीं लेंगे। ऐसी लेबर पॉलिसी को भी एडवांस कंट्री ने रोका फोर्सली कि भाई अगर आप लेबर, चाइल्ड लेबर अपनी प्रोडक्शन में लगाएंगे तो हम आपसे कुछ नहीं खरीदेंगे। तो जो भी सिस्टम बनाए जाते हैं वो लोगों की वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं, उनके इक्वल राइट्स को प्रोवाइड करने के लिए बनाए जाते हैं। और सिमिलरली ये भी था। और पहले तो मल्टीनेशनल अपने अंदर कल्चर में ये रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर वो अपने एम्प्लॉय से कहेंगे कि भाई अब आपके रिलेटेड जितने काम हैं आप अपने काम के लिए एक रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग पॉलिसी बनाएं और उसको आगे जितने आपसे रिलेटेड हैं जो सप्लायर हैं, वेंडर हैं, स्पेशली प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन के मतलब, तो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, उनकी कंपनियों में उनके रिस्क असेसमेंट करें, उनके ऑडिट करें, उनके पास जाकर देखें जिस जगह पे आपको नज़र आता है कि कोई कमी है तो वहाँ से फिर उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएं। तो इस तरह से जो रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कआउट करती है ताकि सबको इक्वल राइट के साथ प्लस कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी मिलती जाएं ताकि उनके लिविंग जो स्टेटस है वो बेहतर और फिर बेहतर और आगे चलता जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।